गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू फिल द फॉर्म। आप सबका फिल द फॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं रितु और मैं आपकी सीडीपी टीचर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी लोग जल्दी जल्दी मुझसे ज्वाइन होते जाइए और मेरी क्लास को आगे कंटिन्यू करवाइए। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी जल्दी आते जाइए। तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग आ जाइए, उसके बाद हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप सबका फिलअप फॉर्म पे बहुत-बहुत स्वागत है और जल्दी-जल्दी आप लोग कनेक्ट होते जाइए और जो लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं वो अपना नाम भी डालते जाइए, ठीक है? ताकि मैं जानूँ कि मेरे साथ कौन-कौन लोग कनेक्ट हैं और आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम उसको आज पढ़ेंगे। तो जो लोग भी हैं मेरे साथ वो लोग अपना नाम भी बताते जाइए, ठीक है? मेरा नाम रितु सिंह है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग का वेलकम करती हूँ फिलअप फॉर्म पे। आगे बढ़ते हैं। जो हमारी फर्स्ट पेज आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको जो भी अपडेट होगी आपको फिलअप फॉर्म पे प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिलअप फॉर्म की ऐप पे जाना पड़ेगा या अपने मोबाइल में उसको डाउनलोड करिए और जितनी भी आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपकी इंक्वायरी है सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, आपके लेटेस्ट अपडेट जो भी हैं फॉर्म के वैकेंसीज के जो भी टीचिंग से रिलेटेड निकल भी रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सब कुछ आपको यहाँ पे पता चलेगा। और आपको बता दूं कि हमारी जो पीजीटी और टीजीटी की क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और यहाँ पे आपको केवीएस, एनवीएस, TSSSP और सभी टेट की तैयारी कराई जा रही है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अभी से मेहनत के लिए जुट जाएं। तो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं ये आपकी 8 AM से करंट जीके चल रही है, 9 AM से आपकी एसएसटी की क्लास है, 10 AM से आपकी मैथ्स की क्लास है और 12 PM पे आपकी जीके की क्लास है। तो जीके तो सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप जीके की भी तैयारी यहाँ पे काफी अच्छी कर सकते हैं। आपको अलग अलग बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको फुल आपको जो कोर्स में जितने आते हैं आपका सब कुछ कंप्लीट कराया जा रहा है। तो इन क्लासेस में जाइए और उसका बेनिफिट लीजिए। आपका 1 PM पे है जनरल इंग्लिश और 1 PM पे आपकी संस्कृत है और 3 PM सीडीपी जो मैं लेती हूँ क्लासेस मंडे टू सैटरडे, तो वो आपकी है 3 PM पे। 4 PM पे आपकी रीजनिंग है, 5 PM पे आपकी होम साइंस है और 6 PM पे आपकी इन्वायरमेंटल साइंस है, 7 PM पे कंप्यूटर है और 10 PM पे आपकी जनरल हिंदी है। यहाँ पे आपके पूरे सब्जेक्ट्स को कवर किया जा रहा है और जो हमारी क्लासेस हैं ये आपकी 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं, यानी 1 मंथ से ऊपर हो चुकी हैं आपकी क्लासेस। तो लेट ना करिए, जल्दी से जल्दी फिलअप फॉर्म पे आकर इन सब कोर्सेज का फायदा लीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छी करिए। हमारी नई सी टेट की बैच भी स्टार्ट हो चुकी है और ये 15 अगस्त से स्टार्ट है। यहाँ पे आपके जितने भी सी टेट में सब्जेक्ट्स के आते हैं उन सब पेपर की तैयारी कराई जा रही है, चाहे वो संस्कृत कहें, इंग्लिश कहें, आपकी सीडीपी है, ईवीएस है, मैथ्स, एसएसटी, यानी कंप्लीट सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है सी टेट की तैयारी के लिए। तो जो भी बच्चे आप टेट की तैयारी कर रहे हो इस फिलअप फॉर्म पे आइए और सब सब्जेक्ट की क्लासेस में जाके अपने सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है। ठीक है, तो इसे आज हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे और इसको पर्सनल नहीं लीजिएगा, इसको एजुकेशन के उससे लीजिएगा कि एजुकेशन के थ्रू हम इसको कितना अच्छा कर सकते हैं। और आज की टॉपिक जो मेरी है वो 2 टॉपिक पे है, इसलिए क्लास में एंड तक जरूर बने रहिएगा। मेरा जो आज की 2 टॉपिक मैंने लिए हैं जेंडर इशू एंड एबिलिटी, ठीक है? जो डिसेबिलिटी होती है उसके बारे में आज हम डिटेल में, तो मेरी क्लास को पूरी लास्ट तक आप बने रहिएगा मेरी क्लास में और सारी आज हम मैटर को डिस्कस करेंगे। जेंडर इशू यहाँ पे लड़का लड़की का भेदभाव जो हमारे समाज के द्वारा होता आ रहा है, आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चीज को दूर करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम जो होता है वो है शिक्षा।
शिक्षा के द्वारा हम जागरूकता को फैलाते हैं और जो भी लोग इस रूढ़िगत विचारधारा से प्रभावित हैं, उनकी सोच में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि इस सामाजिक संरचना को कैसे परिवर्तित किया जाए जो हमारे समाज के द्वारा बनाई गई है। ठीक है। कल जो हमने पढ़ा था वो भी मेरा टॉपिक बहुत आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मैंने पढ़ाया था थिंकिंग। एक तरह से थिंकिंग को आप जेंडर से भी रिलेट करिए क्योंकि ये भी एक चिंतन का विषय है। तो कल हमने जो पढ़ा था आपके चिंतन पढ़े थे, चिंतन की मेन प्रक्रियाएं पढ़ी थी, उसका स्वरूप पढ़ा था, उसकी विशेषताएं हमने पढ़ी, उसके प्रकार पढ़े, उसके सिद्धांत पढ़े, उसके तत्व पढ़े। तो जो चिंतन का टॉपिक है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। जितने भी प्रश्न आपके उससे बनते हैं वो वहीं से मैंने उस टॉपिक को उठाया था और उसी को लेके आपको कल बताया था। दूसरा आज का जो हमारा टॉपिक है जेंडर इशू, ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और इसको लाने का एक मुद्दा यही था कि शिक्षा में अगर आप एक शिक्षक होने जा रहे हैं तो आप इसके प्रति कितने अवेयर हैं और इसका जो भेदभाव का प्रभाव है ये स्कूल में अपनी शिक्षा के माध्यम से ही हम दूर कर सकते हैं और एक शिक्षक होने या शिक्षिका होने के नाते भी इस चीज को फॉलो करें और आप भी अपने क्लास में उस चीजों को ला सके। तो जेंडर इशू को इसीलिए हमारे इस सब्जेक्ट में इंक्लूड किया गया है और टीचिंग से रिलेट किया गया है क्योंकि शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी रूढ़िगत विचारधाराओं को परिवर्तित करते हैं और देश को नए परिवर्तनशील उद्देश्यपूर्ण दिशा में लेकर जाते हैं। तो आज हम जेंडर इशू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जेंडर इशू से आप इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जेंडर क्या है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग का विकास कि हम अपने समाज के रूप में लिंग को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर मौजूदा पाठ्यक्रम में लैंगिक पूर्वाग्रहों को कैसे जो आ रहे हैं और उसको कैसे हमें दूर करना है, इसको आज हम जानेंगे। फिर आज जो हम पढ़ेंगे कक्षा में लैंगिक पूर्वाग्रह को कम करने के साधन के रूप में शिक्षा। शिक्षा कितना आगे इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए हम इसको आगे देखते हैं। चलिए, तो फिर यहाँ पे जो जेंडर है इसको आज डिफाइन करते हैं कि लिंग लड़कों और लड़कियों के बीच सामाजिक अंतर को संदर्भित करता है जो जैविक रूप से निर्धारित होने के बजाय समाज के द्वारा बनाया गया है। किसी का भी स्त्री और पुरुष होना ये तो जैविक घटना होता है। ये जो स्त्री के गर्भ में पूर्व निर्धारित हो जाता है, जो एक कहे कि भगवान के द्वारा दिया जाता है, जिनको हम कहते हैं सेक्स, वो निर्धारित होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। उसका निर्धारण हमारे जैविक घटना या प्राकृतिक रूप से होता है। लेकिन जेंडर, यहाँ पे जेंडर को जो परिभाषित किया गया वो हमारे समाज के द्वारा रूढ़िगत विचारधाराओं के द्वारा इसको बांट दिया गया। इसीलिए जेंडर को सामाजिक संरचना के अनुरूप बांट दिया गया कि ये चीजें लड़कों के लिए है और ये चीजें लड़कियों के लिए, यानी समाज के द्वारा लड़का और लड़की का भेद जो किया गया वही हमारी सामाजिक संरचना जेंडर को निर्धारित कर दिया गया। तो जेंडर किसके द्वारा निर्धारित हुआ है? समाज के द्वारा निर्धारित हुआ। समाज के उच्च लोगों ने लड़के और लड़की को दो रूपों में बांट दिया। इसी को भेदभाव कहते हैं। ये भेदभाव कई तरीकों से होता है। हमारा जेंडर गॉड गिफ्टेड है। हम क्या होंगे ये हमारा पूर्व निर्धारित माँ के गर्भ में हो जाता है। ये होता है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर। दूसरा हमारा आता है सोशल फैक्टर, जो सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर जो है, जिसने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर लड़के और लड़कियों को दो कैटेगरी में बांट दिया। उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर दिया कि ये कार्य लड़कियों के लिए उचित है और ये कार्य लड़कों के लिए उचित है। जहाँ पे ये भेदभाव आया, दोनों के श्रम में, घर में, परिवार में, स्कूल में, विद्यालय में, हर जगह पे ये भेदभाव शुरू हो गया। तो सबसे पहले जो हम आज का डिफरेंस पढ़ेंगे वो श्रम के क्षेत्र में, कि वहां पे जेंडर का इफेक्ट क्या होता है।
जेंडर भी 2 तरह के, एक मैंने बोला कि सेक्स पे जो बायोलॉजिकल है, और दूसरा जेंडर जो हमारा लिंग निर्धारित होता है वो समाज के द्वारा, यानी हमारे कार्य क्षेत्र को, हमारे परिश्रम के क्षेत्रों को बाँट दिया गया कि ये लड़कों के लिए है और ये लड़कियों के लिए है। क्लियर है मेरी बात आप सबको? चलिए फिर बात करते हैं आगे हम जेंडर की। जो जेंडर को डिवाइड किया गया, तो ये एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग का विकास कर दिया गया कि आप लड़के हो तो आपके लिए ये कार्य अच्छा है, लड़कियां हो तो आपके लिए ये कार्य अच्छा है। और ये प्रश्न आपके कई बार पूछे गए हैं। और एक शिक्षक हो या आप शिक्षिका हो, आपके लिए इन दोनों का डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है, और इस डिफरेंस को कम भी करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। इसीलिए इसको शिक्षा में एक टॉपिक बनाया गया, और स्पेशली जो लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं या शिक्षिका बनने जा रहे हैं, उन लोगों को ये भेदभाव को दूर करते हुए अपनी कक्षा को आगे बढ़ानी है। महिलाओं की भूमिका हमारे समाज को तय करनी चाहिए। हमारे समाज के अनुसार महिलाओं को विनम्र, आरक्षित और अच्छा व्यवहार करने वाला माना जाता है। ये हमारे सो कॉल्ड समाज द्वारा निर्धारित कर दिया गया कि महिलाओं में ऐसा-ऐसा गुण होना चाहिए। क्या ये पुरुषों में नहीं होना चाहिए? यही सब प्रश्न हैं, और यही सब जो विचारधाराएँ हैं जो हमारे समाज द्वारा निर्मित किए गए, और हमारे जेंडर को डिफाइन कर दिया गया, और ये 2 रूपों में बाँट दिया गया। ठीक है? और पुरुष ही समाज को मजबूत बना सकते हैं, अच्छा कार्य दे सकते हैं। वही एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत दृढ़ हैं हर कार्य को करने के लिए। इस तरह सामाजिक निर्माण ढांचा तैयार हुआ पुरुष और स्त्री के बीच में। ठीक है? यहाँ पे हम पढ़ेंगे लिंग की भूमिकाएँ, लिंग का सामाजिकरण और लिंग रूढ़िवाद, लैंगिक भेदभाव और व्यावसायिक लिंगवाद। यानी जो लिंग की भूमिकाएँ होती हैं वो कहाँ-कहाँ पर हैं, उसका सामाजिकरण कैसे हुआ, रूढ़िवाद से उसकी कैसे रिलेट करते हैं, और उसमें क्या-क्या भेदभाव करते हैं, व्यवसाय में क्या-क्या भेदभाव होता है। आज हम इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे। ठीक है? लिंग का जो पहले बात हम करते हैं कि कक्षा में लिंग का पूर्वाग्रह। जब हम एक कक्षा में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो स्पेशली एक शिक्षक और शिक्षिका की क्या भूमिका होनी चाहिए? वहाँ पर जब कोई अतिथि आता है तो लोगों के स्पेशल वो होता है कि लड़कियाँ उस चीज़ों में ज़्यादा अच्छा करेंगी, और उनको आगे कर दिया जाता है साज-सज्जा से लेके ये चीज़ों को। इस भेदभाव को कम करते हुए हमें क्या करना है कि हमें ये दोनों कार्य दोनों में बराबर-बराबर रूप में बाँटे। ये हो गई हमारे कक्षा की बात कि जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि ये कार्य लड़कियाँ ही बेटर कर सकती हैं। दूसरा जो हम कह सकते हैं, जब हम में कुछ भी एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो जो काफ़ी शारीरिक रूप से काम होते हैं, खेलने-कूदने के, उसमें हम लड़कों को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि वो शारीरिक रूप से ज़्यादा मजबूत हैं, लड़कियाँ पीछे हो सकती हैं। ये हो गया हमारा कक्षा में जो हम जेंडर को डिफाइन कर देते हैं। तो इस पूर्वाग्रह से हट के जब हम आगे बढ़ेंगे, तो फिर हम कहेंगे दोनों इक्वलिटी में हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों में समान रूप से कार्य को बाँटे और दोनों समान रूप से कार्य करें, ठीक है? फिर एक आ गया भूमिकाओं से मेल नहीं खाने वाले बच्चे पीड़ित, ठीक है? स्टीरियो बोल सकते हैं कि एक-दूसरे की जो भूमिका है, जो हम पहले से ही अपने दिमाग में पूर्वाग्रह कर लेते हैं कि लड़कियाँ इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं, लड़के इस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा कार्य, जैसे हम कह सकते हैं कि लड़कियाँ को हम लड़कों की जो बुद्धि होती है वो मैथ में ज़्यादा अच्छी चलती है, लड़कियों को होम साइंस सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहिए। तो ये हमने उनके लिए पहले से ही कैटेगराइज़ कर दिया कि आपको ये लेके पढ़ना चाहिए, आपको ये सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहिए। तो ये भी एक तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है कि आप लड़की हो तो आपको इस क्लास में ऐसे बैठना है, आप शांत रह आपको क्लास में शांत रहना है। लड़कियों का स्वभाव क्या होता है, वो शांत होता है, कक्षा में वो शांत बैठती हैं, लड़के थोड़े उपद्रवी होते हैं, कह सकते हैं शरारती होते हैं, तो वो क्लास में शोर मचाते हैं। ये सब जो होती है, ये सब हमारे पूर्वाग्रह होते हैं, जो पहले से हमें सीखे-सिखाए मिलते हैं। ठीक है? फिर आता है लैंगिक भेदभाव का प्रभाव, जो हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि लड़कियों को लड़कियाँ जो होती हैं वो घर के कार्य में ज़्यादा अच्छी होती हैं, लड़के बाहर के कार्य में ज़्यादा अच्छे होते हैं। लड़कियों के लिए पहले से ही चारदीवारी घर के अंदर फिक्स कर दिया जाता है
आप जो हो, आप घर के कार्य के लिए ज़्यादा बेटर हो, आप घर के कार्य अच्छे कर सकते हो और पुरुष जो है, वो बाहर का कार्य अच्छा से सँभाल सकते हैं और उनका जो स्वामित्व होता है बाहर वाले एरिया का, वो पूरा उनका अधिकार क्षेत्र बन जाता है कि लड़कियाँ आप लड़की हो या औरत हो तो आपके लिए घर का कार्य बेटर है और लड़के हो तो आप बाहर का कार्य करो। आपको घर में किचन में काम नहीं करना है, ये काम लड़कियों का है। तो ये सब जो कार्य होते हैं, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। जनरली अब धीरे-धीरे हर चीज़ें कम हो रही हैं और इसके कम होने का प्रभाव भी शिक्षा है। हर कोई हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। दूसरा जो हमने कहा कि जो भेदभाव बाँटे जाते हैं, हमें सब्जेक्ट वाइज़ जो पहले से ही भेदभाव बाँट दिए जाते हैं, कि आप होम साइंस लेके पढ़ो, आप ये लेके पढ़ो, आपका करियर इसमें ही आगे जाएगा, आप मैथ में अच्छे हो, लड़कियाँ इंग्लिश में अच्छी होती। ये सब जो धारणाएँ हैं, ये सब हमारे पूर्वाग्रह हैं, मतलब पूर्वाग्रह जिनका हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से आए सोच को हम आगे लेके चलते हैं, जिसका सत्यता से कोई सरोकार नहीं होता है। ये होता है हमारा पूर्वाग्रह। गुड आफ्टरनून सोनाली जी, ठीक है? तो ये लैंगिक भेदभाव जो हम अपने परिवार में, बाहर के परिवेश में सब जगह करते हैं, यहाँ तक कि श्रम में भी हम ये जो भेदभाव है इसको करते हैं। एक तरह से जो भेदभाव एक ये होता है कि औरतें घर का काम ही करेंगी, पुरुष जो हैं वो बाहर का काम करेंगे। हमने उसकी एक क्राइटेरिया को निश्चित कर दिया कि आप घर के कार्य के लिए ही सुटेबल हो। दूसरा जो हमने किया राजनीति के क्षेत्र में भी अब फिलहाल औरतें आने लगी लेकिन पहले की जो स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। पहले में जो स्थिति बनाई गई थी, औरतों को घर से बाहर निकलने तक को भी परमिशन नहीं था। धीरे-धीरे उन्होंने अपने लिए खुद आंदोलन उठाया, आगे बढ़ी और उस चीज़ को भी आगे किया। फिर तीसरी बात जो करते हैं कि वहाँ पे जो शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें, तो आजकल हर क्षेत्र में लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं और आगे भी बढ़ती जाएँगी। लेकिन जो हमारे पूर्वाग्रह पहले से निश्चित कर दिए जाते हैं कि जो पुरुष है वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, उनके लिए ये सब फ़ील्ड अच्छे हैं और लड़कियों के लिए घर के कार्य अच्छे हैं या आप बहुत जॉब कर सकते हैं, तो आप एक टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। आपके लिए टाइम शेड्यूल फिक्स कर दिए जाते हैं कि आप इतने टाइम तक ही कोई कार्य को करोगे। तो ये भी जो हमारी पूर्वाग्रह है कि ये कार्य क्षेत्र में केवल लड़के ही आगे बढ़ सकते हैं, लड़कियाँ नहीं बढ़ सकती हैं। तो इसको ये धारणा भी अब गलत हो रही है। अभी फ़िलहाल में लड़कियाँ हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, वो भी लड़कों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। तो ये भी एक पूर्वाग्रह ग्रसित हमारी भेदभाव है लड़के और लड़कियों में। और भी बात करें हम आज़ादी से पहले लड़कियों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उनके पर्दा प्रथा बहुत सारी प्रथाएँ ऐसी चलती थी। फिर आज़ादी के बाद थोड़ा-सा उनमें सुधार हुआ, फिर भी हमारा देश क्या है पुरुष प्रधान देश है, जहाँ पे पुरुषों को पहले इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये भी हमारी पूर्वाग्रह से ग्रसित एक धारणा है। फिर अगर हम बात करें व्यावसायिक क्षेत्र में जहाँ पे परिश्रम करने के क्षेत्र में तो आज भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कम वेतन दिया जाता है। ये उनके श्रम दोनों का बराबर है लेकिन जो उनकी सैलरी जो उनका वेतन बनता है वो उनकी अपेक्षा कम दिए जाते हैं। एक और बात करें हम शिक्षा की जिसका विशेष प्रभाव पड़ता है लैंगिक पूर्वाग्रह पे, वो है कि आज भी हमारे देश में 65% ही स्त्रियाँ शिक्षित हैं और पुरुषों की संख्या उससे कहीं ज़्यादा 82% है। तो एक धारणा जो हमारे परिवार से चली आती है कि लड़कों को हमें आगे पढ़ाना है, लड़कियों को पढ़ाने के लिए हमारे पास इतनी संसाधन नहीं है कि हम उनको आगे पढ़ाएँ। सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि लड़कियों की शादी कर देनी है, फिर वो चली जाएँगी, फिर हम उनके ऊपर खर्चा क्यों करें? लड़कों से हमारा वंश आगे बढ़ता है, हर चीज़ आगे बढ़ता है, तो उनको पढ़ाने के जो क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में हम उनको आगे कर देते हैं। फिर बात करते हैं कि अध्यापक और अध्यापिकाओं की अपेक्षाएँ। अक्सर जब हम एक कक्षा में पढ़ते हैं, तो विशेष रूप से वहाँ भी हमारे पूर्वाग्रह हमको इस तरह के कार्य करने के लिए प्रेषित कर देते हैं। अध्यापकों द्वारा नृत्य चीज़ें होंगी जो स्कूल में डेकोरेशन होंगी या सब्जेक्ट से रिलेटेड हम बातें करते हैं, तो हम भी वहाँ पे पूर्वाग्रह ग्रसित हो सकते हैं।
जैसे कि डांस करना हुआ या अदर कल्चरल एक्टिविटीज में हम लड़कियों को आगे सपोर्ट करते हैं कि आप आगे करो। तो ये भी एक जेंडर इफेक्ट करता है कि हर क्षेत्र में हमको दोनों को इक्वल बांटना है, तो वहां पे हमें इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना है। हमें दोनों को कार्य करने का, हर चीज में एक्टिविटीज करने के लिए समान अवसर देना है। सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हम जो हार्ड सब्जेक्ट होते हैं लड़कों को अक्सर वो पढ़ने के लिए ज़्यादा प्रेरित करते हैं। उनमें हमारी एक धारणा होती है कि लड़के जो होते हैं मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी कैलकुलेटिंग लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती है। फिर एक अध्यापक ये भी कहे आप लड़की हो तो आपको कक्षा में शांत रहना चाहिए। ये भी एक जेंडर इफेक्ट है कि जो हम पहले से ही कैटेगराइज कर देते हैं दोनों की भूमिकाओं में। आगे अगर हम बात करें लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव कक्षा में, जो अक्सर हो जाता है नहीं चाहते हुए भी, जो हमारे पूर्वाग्रह हमें लेके चलते हैं उसकी अपेक्षा हम बच्चों पे करते हैं, तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो हमारे पूर्णवादी पूर्वाग्रह आते हैं वो हमको अपने स्कूल के क्षेत्र में, श्रम के क्षेत्र में, परिवार में, जहाँ भी जाते हैं हमें हर चीज को ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो भेदभाव है वो हो रहा है लड़के और लड़कियों में। इसी भेदभाव को दूर करने के लिए हमारे यहाँ शिक्षा को सबसे आगे महत्व दिया गया और शिक्षा के क्षेत्र में इस टॉपिक को लिया गया कि इस भेदभाव को कम किया जाए। हर क्षेत्र में दोनों को समान अवसर दिया जाए, समान अवसर से वो आगे बढ़े और अपनी क्षमताओं के हिसाब से वो किसी कार्य को करके सफल हों। ठीक है? चलिए, फिर हम पढ़ते हैं कि कक्षा में हम इसको कम कैसे कर सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से हम इस पूर्वाग्रह को कम कैसे करें? शिक्षक को छात्रों के प्रति अपने व्यवहार में सुधार करना चाहिए। उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? जो प्रश्न कक्षा में कर रहे हैं, वो दोनों में करें, दोनों में समान उत्तर लें, दोनों को समान अवसर प्रदान करें ताकि वो अपने आप को किसी चीज़ में पीछे नहीं समझे, वो उस चीज़ के लिए बराबर व्यवहार करें। और उनके अंदर ऐसी कोई भावना ना विकसित हो कि हम लड़के हैं तो हमारे साथ ऐसा बिहेव हो रहा है, हम लड़की हैं तो हमारे साथ ऐसा बिहेव हो रहा है। ये जो हमारे जेंडर इफेक्ट है ये हमारे समाज द्वारा बनाए गए हैं और ये हमारे पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। तो एक शिक्षक या शिक्षिका होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस व्यवहार को परिवर्तित करें और दोनों को समान अवसर प्रदान करें। ठीक है? क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि शिक्षक छात्रों को लिंग के मुद्दों पर चर्चा करने या लिंग संबंधी समस्याओं को हल करने में छात्रों को संलग्न करने में शामिल कर सकता है। ठीक है, द टीचर में इन्वॉल्व स्टूडेंट इन डिस्कसिंग जेंडर इश्यूज। ठीक है, और इस चीज के बारे में ज्यादा जागरूक और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए कि वो इस मुद्दे पर चर्चा करे, दोनों से समान प्रतिक्रिया ले कि इन दोनों मुद्दों पे उनकी क्या रिएक्शन है, उन वो क्या कहते हैं। इस तरह जब एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि नहीं ये जो भेदभाव है ये केवल हमारे मानसिक रूप से एक प्रसिद्ध एक संरचना है जिसे हमें दूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं शिक्षक कक्षा का वातावरण अंदर होने वाली विभिन्न गतिविधियों में सभी बच्चों को समान जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। जब भी हम कोई ग्रुप एक्टिविटीज कराते हैं या कल्चरल हो या फिर आपके कोई भी प्रोजेक्ट वर्क हो उसमें दोनों को मिलकर साथ में कराने के लिए कार्य ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जहाँ पे दोनों इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे बढ़ेंगे और किसी कार्य को करेंगे, तो उनके में समानता जो होगी वो बढ़ेगी और असमानता उनके अंदर की दूर होगी। क्लियर है मेरी बात आप सबको? नेक्स्ट जो हम बताते हैं कि कक्षा में शिक्षक एकमात्र व्यक्ति है जो बच्चों में अच्छी आदतों का विकसित करने में मदद करता है। तो जब भी बच्चा कक्षा में आ रहा है तो सबसे ज्यादा वो संपर्क में अपने शिक्षक के रहता है। तो एक शिक्षक होने या शिक्षिका हैं,
तो भी आपके इस होने के नाते आपको अच्छी आदतों और बुरी आदतों के बारे में बच्चों को क्लास में डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को एक दूसरे के लिंग का सम्मान करने की छात्र को आदत विकसित करनी चाहिए कि लड़का और लड़की हैं, दोनों समान हैं और दोनों के अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या हर चीज है, तो उस चीज को उन्हें निभाना चाहिए। आप लोगों ने बहुत से लोगों ने कहीं न कहीं इस जेंडर इफ़ेक्ट को अपनी लाइफ में देखा होगा, आगे इसको फेस भी किया होगा। लेकिन अभी हमारा जो कल्चर है वो काफ़ी परिवर्तित हो चुका है और शिक्षा को इसका मेन माध्यम माना गया। और शिक्षा को इसका मेन माध्यम मानने की वजह भी यही है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम इस पूर्वाग्रह को दूर कर सकते हैं। अभी हम शिक्षित हैं, हमारे परिवार शिक्षित है, हम अपने बच्चों में ये सब धारणाएँ नहीं लाते हैं, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि जहाँ भी अभी शिक्षा की कमी है और बहुत से ऐसे लोग हैं, जो अभी इस जेंडर इफ़ेक्ट को लेकर चलते हैं और इस पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। तो शिक्षा ही ऐसा माध्यम है, बेसिक कह सकते हैं, जहाँ से हम इस पूर्वाग्रह को दूर कर सकते हैं अपने जीवन से, इस सामाजिक संरचना से। हम यहाँ पर एहसास दिला सकते हैं कि एक स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, दोनों को भगवान ने समान जगह से दिया है, समान प्रकृति सुविधाएँ, हर चीज़ें उन्हें समान मिल रही हैं, तो अवसर में उनकी समानता क्यों नहीं बराबर है? ठीक है? इसलिए इसका मेन इम्पोर्टेंट जो हम कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में है। एक शिक्षक को बालिका उत्थान और बालिका शक्तिकरण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। स्त्री को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके सशक्तिकरण के लिए हमेशा उसे नए-नए थॉट्स, सोच जो भी हो उसे हमें देना है, उसके लिए हमको आगे बढ़ाने के लिए अवसर देना है, व्यवस्था करना है, ताकि वो भी अपने आप को खुद से किसी से कम ना समझे, सबसे आगे ही समझें। उन्हें इसकी इम्पोर्टेंस दिलानी है कि आप भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। आप भी हर कार्य वो कर सकते हो जो एक पुरुष कर सकता है। क्लियर है मेरी बात आप सबको? चलिए यहाँ तक अगर आपको बात क्लियर हो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। आप लोग रिस्पॉन्स भी देते जाइए कि जो मैं बता रही हूँ आपको समझ में भी आ रहा है और आप इस चीज़ से एग्री हैं या नहीं हैं। मेरा टॉपिक जो है वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर, किसी धर्म को या किसी चीज़ को लेकर ऐसा मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। ये एक शिक्षा का टॉपिक है जो शिक्षा के द्वारा ही इसको दूर किया जा सकता है और हम में से बहुत लोगों ने इस जेंडर इफ़ेक्ट को फेस किया है। हमारे लिए पहले से ही एक निश्चित क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है कि आप स्त्री और पुरुष का क्या-क्या कार्यक्षेत्र होंगे, वो कैसे कार्य करेंगे। ये हमारे समाज द्वारा पूर्व निर्धारित कर दिया जाता है, उनके पूर्वाग्रह ग्रह जो विचार हैं उससे ग्रसित होकर। ठीक है? ये आज का हमारा टॉपिक था आपके जेंडर इश्यूज का जिसके इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं और ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए और आप इस पे आंसर ना कर पाए। एक शिक्षक और शिक्षिका होने के नाते जो भी हम शिक्षा के द्वारा इसके कमियों को दूर कर सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया गया है कि आप अपनी कक्षा का वातावरण कैसे दोनों के लिए समान प्रदान कर सकते हैं। जब समान अवसर प्राप्त होगा तो हर क्षेत्र में जो स्त्री है या पुरुष है, दोनों हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और अपने कार्य का जो भी उनका होगा, वो उसको आगे डिसाइड करेंगे और आगे उस क्षेत्र में बढ़ जाएँगे। फिर उनके अंदर ये चीज़ भावनाएँ नहीं होंगी कि वो कोई जेंडर इफ़ेक्ट से ग्रसित हैं और वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इस ग्रसित भावना से बाहर निकाल सकेंगे। क्लियर है? हाँ, बिल्कुल सोनाली जी, बिल्कुल सच कह रही हैं। आज भी बहुत से मैंने पहले ही बोला कि दुर्भाग्य की बात है कि हाँ, इतने शिक्षित होने पर भी आज के भी क्षेत्र में लड़कियों को पीछे रखा जाता है बजाय लड़कों के। उनको पढ़ाने से पहले सबसे पहले तो यही समस्या हो जाती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम लड़कियों को आगे पढ़ाएँ। उनके सामने सबसे पहले एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि लड़कियों की शादी करनी है, हमें उनके ऊपर खर्चा करना है, तो हम उनको आगे नहीं पढ़ाएँगे।
लड़कों से हमारा वंश आगे बढ़ेगा, इनसे हमारा परिवार बढ़ेगा, तो हम उनको आगे बढ़ाते हैं। यही वजह है कि आज भी लड़कियों की शिक्षा दर लड़कों की अपेक्षा कम है। उनके लिए जो कार्य क्षेत्र है सीमित कर दिया गया है। हम लोगों ने भी ऐसे कार्य बहुत फेस किए होंगे, आप जैसे हम अभी की जनरेशन नहीं, लेकिन जब तक हम लोग थे तो हम लोग की जनरेशन में ये कैटेगराइज़ कर दिया गया कि आपको पर्टिकुलर फील्ड में ही आगे जाना है, इससे आगे आपको नहीं करना। फिलहाल अभी स्थिति काफ़ी सुधर चुकी है, आज भी लड़कियाँ हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं और वो भी इंडिपेंडेंट होकर अपने हर चीज़ को ले रही हैं, जो भी उनको अपना डिसीज़न लेना है अपने करियर से रिलेटेड। सबसे पहले दुःख की बात ये भी है कि आजकल लड़कियों को गर्भ में पहले ही उनको टेक्नोलॉजी का विकास इतना हो गया है कि उनको जन्म लेने से पहले ही उनकी हत्या हो जा रही है। तो ये भी सबसे बड़ा फैक्टर है एक जेंडर इफेक्ट का। गुड इवनिंग संध्या जी। तो यही सब जेंडर इफेक्ट्स जो हैं, जो हमारे समाज द्वारा निर्धारित किए गए हैं, ये भगवान द्वारा निर्धारित नहीं हुए या ये पूर्व निर्धारित पहले से नहीं है कि आप किस क्षेत्र में अच्छा करोगे, लड़की हो तो आप ही इस क्षेत्र में अच्छा करोगे या लड़के हो तो आप ही इस क्षेत्र में अच्छा करोगे। कार्य सबके लिए समान है, सबको समान अवसर दिया जाता है। प्रकृति ने जब उसमें भेद नहीं किया तो हम समाज में उसको भेद कैसे कर सकते हैं? सबके लिए हवा, वातावरण जो भी है प्रकृति ने सबको समान रूप में दिया है। तो हमने ही उसको कैटेगराइज़ कर दिया, हमने ही उसको बाँट दिया कि आप इस क्षेत्र में अच्छे हो तो आप ही को आन जाना चाहिए। यहाँ तक कि सब्जेक्ट्स के लिए भी लड़के और लड़कियों में इस चीज़ को फेस करना पड़ता है इस प्रॉब्लम को कि लड़कियाँ होम साइंस लेके पढ़ेंगी, लड़कियाँ गृह विज्ञान होगा, लड़कियों का जो सब्जेक्ट होगा वो लिमिटेड कर दिया गया कि आपको फील्ड वर्क नहीं करना है। जो है आपको घर ही सँभालना है, घर गृहस्थी सँभालना है तो आप ज़्यादा लेकर क्या पढ़ोगे? बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है, हम शिक्षित हैं तो हम अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देंगे और उनके अंदर ये जेंडर इफ़ेक्ट नहीं आने देंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो ये तो हमारे टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है कि धीरे-धीरे लड़कियाँ कम हो रही हैं। यही तो वजह है कि लड़कियाँ को पहले ही भ्रूण हत्या कर दी जा रही है, पहले ही जानकर कि वो लड़कियाँ हैं, हमें उनको लाना ही नहीं है। तो ये टॉपिक है जो हम लोग इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं अपने आप को और थोड़े से सेंसिटिव भी है और इमोशन भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक लड़की हूँ तो लड़की के फ़ेवर में भी लेकर बातें करूँ बट ये जो सबके साथ होता है और सब लोगों ने फेस किया है, जो भी मेरे ऐज के होंगे या मेरे से बाद के भी होंगे, सबके अपने जीवन में कभी न कभी ऐसी कोई भेदभाव ज़रूर हुआ होगा जिसको उन्होंने अपने जीवन में फेस किया है और उसको महसूस भी किया है। तो हम लोग जैसे ही जो हम अगर शिक्षित हैं, तो हम अपने बच्चों में ऐसी शिक्षा ही देंगे कि वो समान अवसर आपको हम दे रहे हैं, आप उसका फ़ायदा उठाइए, उस अवसर का लाभ उठाइए और अपने क्षेत्र में आगे बढ़िए। तो हम शिक्षित, तो हमारे बच्चे शिक्षित और उनकी आगे की जनरेशन भी शिक्षित होगी और इस पूर्वाग्रह को हम लोग ही इस खत्म कर सकते हैं। चलिए फिर ये तो हमारी हो गई जेंडर इश्यूज़ जो हमारे घर परिवार में, हमारे स्कूल में होता है और इसको कम कैसे कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा आज का इम्पोर्टेंट था, अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ। जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो क्या है? ये अक्सर आपके जैसे मैंने दिखाया कि सारे एग्ज़ाम में आपके हुए, सीटेट हुए, यूपीटेट हुए, एमपीटेट, एचटेट, ऑल टेट एग्ज़ाम में या हम जीके के क्वेश्चन में भी इसको देखते हैं। अधिगम आशक्तता, यानी कि किसी भी चीज़ को पढ़ने और सीखने में कठिनाई होना। बच्चे इस चीज़ को फेस करते हैं और कभी-कभी हम इस कठिनाई को समझ नहीं पाते हैं और हम उसको कुछ और ही समझ जाते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक वही है कि अधिगम संबंधी जो कठिनाइयाँ बच्चों को पढ़ने-लिखने से संबंधित जो कठिनाइयाँ आती हैं, उसे ही लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं और ये कई प्रकार के होते हैं। और ये प्रश्न आपके मोस्टली एग्ज़ाम में हर बार पूछे गए हैं
और इसको ये जीके का भी टॉपिक आ जाता है, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं एक क्वेश्चन बहुत कॉमन सा है जो लर्निंग डिसेबिलिटी से आता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी आप समझ गए होंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। लर्निंग डिसेबिलिटी वो है जो हमें पढ़ने लिखने से संबंधित परेशानियां या समस्या उत्पन्न करती हैं, जिससे हमें पढ़ने और लिखने संबंधी समस्या आती है, उसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो आज हम जो समझेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी किस किस क्षेत्र में आती है। सबसे पहले जो रीडिंग डिसऑर्डर होता है, हमने अपने बच्चों में या बहुत सारे लोगों में देखा होगा कि उनको पढ़ने में कठिनाई होती है, जिसे पठन विकार भी कहते हैं। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत बार बने हुए हैं। तो आपको रीडिंग डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, जिसे डिसलेक्सिया भी कहा जाता है। राइटिंग या जी डिसऑर्डर, ठीक है, ये भी हमारा एक डिसऑर्डर है जिसे डिस्ग्राफिया कहा गया है, जिसमें लिखने से की आवश्यकता होती है, जिसमें वो सही से किसी भी शब्द या वाक्य को लिख नहीं पाता है। ठीक है, अगर किसी में रीडिंग डिसऑर्डर है तो मे बी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि उसके में राइटिंग डिसऑर्डर होगा। ये वजह भी उसके श्रवण इंद्रियों और दृश्य इंद्रियों की वजह से होती है, क्योंकि वो जैसा बच्चा पढ़ता है वैसा ही लिखता है, जैसा वो उच्चारण करेगा वैसा ही लिखेगा। ऐसा ज्यादातर संभावना होती है, पर ये हम पूर्णता नहीं कह सकते कि जिसके अंदर रीडिंग डिसऑर्डर होगी वो राइटिंग डिसऑर्डर से भी ग्रसित होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा डिसऑर्डर ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। कुछ हमारे डिसऑर्डर होते हैं जो हमें बोलने में विकार पैदा करते हैं, यानी हम किसी भी बात को क्लियर नहीं बोल पाते। आप लोगों ने बहुत ऐसे बच्चों को देखा होगा, एग्जाम्पल्स में भी देखा होगा कि बच्चे थोड़ा तुतलाते हैं, हकलाते हैं या किसी वर्ड को साफ साफ नहीं बोल पाते हैं। तो ये भी एक विकार होता है जिसकी वजह से बच्चे किसी शब्द का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाते। इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण अगर हम माने कि हम परिवार में अगर बच्चा कोई तोतला कुछ भी ऐसा वर्ड बोलता है, तो हम उसको एप्रिशिएट करते हैं, उसकी बातों को फिर से दोहराते हैं, तो वो चीजें वो दोहराने की जगह पे उसे अच्छा लगने लगता है, वो चीजें वो बार बार बोलने लगता है और ये उसकी आदत में आ जाता है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने जनरली देखा होगा कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनकी जो लैंग्वेज होती है वो क्लियर नहीं होती है, वो किसी शब्दों को सही सही नहीं बोलते हैं। वहां पे हम उन चीजों का ध्यान जब नहीं देते हैं तो यही ऑर्डर डिसऑर्डर में बदल जाता है। सुनने में दूसरे की जैसा हम सुनते हैं वैसा ही हम बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपके भाषा के चैप्टर में ये बताया था कि हमारा जो उच्चारण है, जैसा हम बच्चों से बात करेंगे बच्चे भी वही सीखेंगे। तो कुछ बच्चों की सुनने की आवश्यकता भी कम होती है या सही से वो किसी वर्ड को सुन नहीं पाते हैं, तो भी वो ऐसे डिसऑर्डर बोलने में निकलता है। और दूसरा होता है कि हम गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, गलत बोलते हैं, तो बच्चों भी उसको गलत सुनते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? फिर आता है हमारा नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है? नॉन वर्बल जो हम एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है? उसमें आती है डिसेबिलिटी। हमारी पेशीय गति कुछ होती है, चलने बैठने उठने वाले, जिसमें हमारी शारीरिक गतियां होती हैं, कभी कभी हम उसको ठीक से नहीं कर पाते। ये भी हमारे मस्तिष्क के क्षति की वजह से होती है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, किसी चीज में उठने बैठने चलने फिरने के से संबंधित जो हमारे मांसपेशीय गतियां होती हैं, जो गामक क्रियाएं होती हैं, उसमें हमारी क्या होती है, हम उसको ठीक से नहीं कर पाते। हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो हमें फिजिकली सिखाई जाती हैं, उसमें हम सामर्थ्य नहीं हो पाते हैं। ये होता है हमारा नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। मैथ डिसेबिलिटी क्या होती है? मैथ डिसेबिलिटी जो वो होती है जिसमें हमको गणना संबंधी दिक्कत होती है। क्लियर है मेरी बात? चलिए, अब इसको हम आगे एक-एक करके पढ़ेंगे कि जो रीडिंग डिसऑर्डर होती है उसको क्या बोलते हैं, राइटिंग डिसऑर्डर होती है उसको क्या बोलते हैं, जो हमारी स्पीकिंग डिसऑर्डर है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये सबको हम आज क्लियरली
पूरा एक-एक चीज़ पढ़ेंगे और इसमें से आपके प्रश्न आने ही हैं, तो इस चीज़ों को आप ध्यान से देखते चलें, ठीक है? चलिए, आप लोग को सब समझ में आ रहा हो तो एक बार क्लियर करते जाना। चलिए, आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के और इस टॉपिक से खुद को भी रिलेट करके देख रहे हैं। तो ये चीज़ें अच्छी लगती है कि आप भी इस चीज़ के प्रति अवेयर हैं, जान रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिसलेक्सिया। ये अक्सर कर आपके प्रश्नों में पूछे गए हैं कि डिसलेक्सिया किस रोग से संबंधित है या किस लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेट करता है। डिसलेक्सिया जो होते हैं पीड़ित बालक वो वाचन से घबराते हैं जो उनकी पढ़ने की शक्ति होती है या हम कह सकते हैं पठन विकार। ये प्रश्न आपको कई बार आया है, सारे टेट में पूछे गए हैं कि डिसलेक्सिया क्या है, ये किस लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेट, ठीक है। इनमें लिखी हुई सामग्री धुंधली दिखती है या अधिगम असमर्थता का उदाहरण है। इसमें जो बच्चा होता है उसको पढ़ने की जो होती है क्षमता वो बहुत कम होती है, वो किसी चीज को ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, ऐसे इनके अंदर समस्या होती है। हाँ, दिखता नहीं है, ये जो क्लियर नहीं दिखता है, ये भी डिस्लेक्सिया में ही आपको आ जाता है या आँख का कुछ प्रॉब्लम हो, उससे भी हो सकता है। ठीक है, जो पढ़ने से संबंधित विकार होते हैं बच्चे, उसमें जो वर्ड और जो शब्द लिखे होते हैं, उनको वो सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, वो चीज़ इसमें रिलेट करता है। जैसे हमने SAW सॉ लिखा, तो वो उसको क्या पढ़ेंगे वॉस, उनकी जो इमेज बनी, वो उल्टी बनी उस पर। तो उन्होंने उसको क्या पढ़ा, उल्टा पढ़ा। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे ए और बी जो अल्फ़ाबेट होते हैं, उसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि मेरा खुद का बेटा भी उसमें बहुत कन्फ्यूज़ होता है। बी और डी में वो डिफ़रेंस नहीं कर पाता है। बट ये तो एक कॉमन फैक्टर हो गया कि बी और डी में दोनों सेम से दिखते हैं, इसलिए उसमें वो कर नहीं पाता। मोस्टली बच्चे ज़्यादातर लेटर्स में समानता होते हुए भी उसको डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे हमारा डिस्लेक्सिया प्रॉब्लम होता है और वो पढ़ने में भी उस चीज़ को गलत पढ़ते हैं। जैसे उसने अनक्लियर को न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ दिया, तो यहाँ पे उसकी जो समझ है वो कम है उस चीज़ को पढ़ने की। उसने उसको गलत पढ़ा, उसको गलत देखा, ये हमारा है डिस्लेक्सिया यानी पढ़ने से संबंधित वो चीज़ों को गलत पढ़ता है और गलत समझता है, ठीक है? तो ये हमारी हो गई डिस्लेक्सिया। इसमें क्या होता है कि जो पढ़ने की गति बच्चे की होती है, वो बहुत धीमी होती है, ठीक है? अ, जब भी आपसे प्रश्न आएगा भी तो वो ऐसा नहीं पूछेगा कि जिन बच्चों को कम दिखता है वो क्या होगा, कम दिखने की बहुत सारी वजह होती हैं। मेन होता है जो पढ़ने की वजह होती है कि जब बच्चे किसी शब्द को सही समझ नहीं पाते हैं, कम दिखता है या उसको उनकी जो वर्ड की सेंटेंसेस को समझने की जो शक्ति होती है वो कम होती है, तो ऐसे बच्चे पढ़ने में आसक्त होते हैं। ये उनके कुछ मानसिक क्षति की वजह से भी ये दिक्कत होती है। ठीक है? तो आप आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सोनाली जी। ठीक है? इनके दृष्टि और बोल सकते हैं दृष्टि और श्रव्य वाली जो चीज़ होती है, इसमें कमी की वजह से भी बच्चे सही-सही नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है? पढ़ते समय किसी शब्द को बार-बार उल्टा पढ़ना, है ना? बच्चों में WM जो समान से दिखने वाले शब्दों में बच्चे अक्सर ये गलतियाँ करते हैं। पढ़ने में उनकी कई गलतियाँ होंगी जैसे शब्दों को आगे-पीछे करके पढ़ना, उसको एक क्रम में नहीं पढ़ना। थोड़ी बहुत डिसऑर्डर तो हम लोग की भी होती है जो काफ़ी जिसमें हमारे जीभ को ज़्यादा घुमाना पड़ता है, वो वर्ड बोलने में हमें भी दिक्कत होती है। मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है कि मैं काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड को बोलने में थोड़ी-सी असहज महसूस करती हूँ।
चलिए, फिर ये रोग क्या इसकी वजह होती है हमारे तंत्रिका तंत्र में कुछ क्षति होने की वजह से डिस्लेक्सिया से बच्चे पीड़ित हो जाते हैं। जिनके दिमाग का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है, उनके में ये वाचन शक्ति यानी बोलने से, पढ़ने से संबंधित विकार पैदा हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसका निदान भी हम कर सकते हैं कि हम बच्चों के साथ उस चीज़ को ज़्यादा उन्हें पढ़ाएँ, बताएँ, ठीक है? उनके परिवार में ऐसा कोई नहीं है, वंशानुक्रम भी इसको एक तरह से प्रभावित करता है कि बच्चे में जो जीन्स आए वो किस तरह के आए। अगर उनके घर में कोई ऐसा है तो हो सकता है वो डिसऑर्डर बच्चे में भी आ जाए। तो ये चीज़ भी होता है, हम उस पे काफ़ी ध्यान दें, उसके पढ़ने का उच्चारण बार-बार कराएँ। सुधार करा सकते हैं, शुद्ध उच्चारण पे ध्यान दें, शब्दों के जो उल्टा लिखते हैं या उल्टा पढ़ते हैं उसको बार-बार क्लेरिफ़ाई करें तो इस चीज़ को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं डिस्ग्राफिया की, ये अधिगम असमर्थता किससे होती है? लिखने से संबंधित होती है, ठीक है? इसमें बाधित बच्चों द्वारा लिखे गए शब्द को पढ़ने में कठिनाई होती है और वो धीमी और त्रुटिपूर्ण पढ़ता है और लिखता भी गलत है। यानी लिखने से संबंधित उसके हाथों में कहेगा हाथों में दर्द है, उँगलियों से इस पे जो उसका कंट्रोल होता है वो सही से नहीं होने के कारण वो किसी भी चीज़ को गलत लिखता है और पढ़ता भी है। इसीलिए जिसमें डिस्लेक्सिया वाली प्रॉब्लम है, मे बी चांसेस उसमें डिस्ग्राफिया भी होता है। ठीक है? लिखने संबंधित जो आपकी प्रॉब्लम होंगी उसमें बच्चा हो सकता है पेन भी ठीक से नहीं पकड़ता क्योंकि उनके उँगली इस पे जो नियंत्रण होता है हाथों पे ये कम होता है इसलिए उनमें लिखने की जो आवश्यकता होती है वो कम होती है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं डिस्कैकुलिया, ठीक है? ये बोलने में भी बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा डिस्कैकुलिया जो बीमारी है ये हमारी मैथ से रिलेट करती है। जिन बच्चों को गणना संबंधित यानी नंबर्स में जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं डिस्कैकुलिया, ठीक है? इन बच्चों में गणितीय योग्यता कम होती है, ये बच्चे जोड़ना, गुणा, भाग करना कम अत्यधिक देरी में करते हैं मतलब उनका ये कॉन्सेप्ट जो होता है बहुत धीरे होता है, धीरे कर पाते हैं, ठीक है? माता-पिता इन्हें सुस्त और आलसी कहते हैं। ज़्यादातर हम अपने बच्चों को डाँटते हैं, जो बच्चे बहुत धीरे पढ़ते हैं, धीरे लिखते हैं, कैलकुलेशन में अक्सर बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं, तो हम उनको सुस्त और आलसी बोलते हैं, बहुत कुछ वर्ड से बोलते हैं, ठीक है? तो ये हमारे इनके एक्चुअली हो इनको मैथ से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होते हैं, वो यहाँ पर बच्चे जो इस चीज़ से ग्रसित होते हैं, वो ये चीज़ फेस करते हैं। उन्हें जोड़ना, घटाना, गहराई का अनुपात, क्षेत्रफल ये चीज़ें बहुत कम समझ में आती हैं। ठीक है? ये आपकी मैथ की पेडागोजी में भी बहुत तरीके से पूछा जाता है, जो बच्चे मैथ की पेडागोजी करते हैं एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है? इसमें छोटा, बड़ा, परिधि, क्षेत्रफल ये सब चीज़ें बच्चों को करने में थोड़ी-सी मुश्किल होती है। ठीक है? मैथ का आपको समझ में आ रहा है ना? कि मैथ से जो गणना संबंधी इनकी जो भी बातें होती हैं, जो गणना से संबंधित जो भी ये कैलकुलेशन करते हैं, उसमें इनकी जो दिक्कतें होती हैं, वो परिलक्षित होती हैं और ये बच्चे जल्दी से पहचाने नहीं जाते। हम इनको कैसे पहचानते हैं, जब हम इनको बहुत ध्यान देते हैं, कक्षा में इनके नंबर कम आते हैं, ये नंबर्स में थोड़ी-सी गलती करते हैं और बार-बार इनका प्रदर्शन इसमें खराब होता जाता है। इसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि बच्चे में जो विकार पैदा हुआ है, ये गणना संबंधी विकार पैदा हुआ। इसको हम थोड़ा सुधार भी सकते हैं, उनको जो लेन-देन है, जो हमारा घरेलू जितना हम इन्वॉल्व करेंगे, थोड़ा-सा जोड़ना, घटाना, चीज़ें प्रशिक्षित करके इसमें हम सुधार ला सकते हैं। ठीक है? चलिए फिर हम कहते हैं ध्यान अभाव, अतिक्रियाशीलता, विकृति, ठीक है? इसमें सामान्यतः भाषा में एडीएस यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है? इन बच्चों में आवेगों की नियंत्रण की समस्या होती है। बहुत बार आपने कक्षा में देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं। मतलब उनको आप देख के कहते हैं कि ये बच्चा बहुत खुराफाती टाइप का है, बहुत क्लास में जो होता है ना हमेशा शरारती तत्व उसके अंदर ज़्यादा होते हैं, अनुशासनहीनता होता है, गुस्से में किसी को मारना, पीटना छोटे बच्चे कक्षा में अक्सर
करके ये चीज़ें करते हैं। ठीक है? तो ये भी एक डिसऑर्डर होता है। इसके कारण कक्षा में अनुशासनहीनता करते हैं। वो जितना भी मिसबिहेव एक कक्षा में कर सकते हैं, वो करते हैं। हर तरीके से बच्चों को परेशान करना, एग्रेसिव बिहेवियर दिखाना, ये सब उनके अंदर लक्षण हो जाते हैं। ठीक है? ठीक है? तो इन बच्चों के आवेगों के नियंत्रण की समस्या होती है, इनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। इस कारण कक्षा में अनुशासनहीनता करते हैं तथा शिक्षण में बाधा भी उत्पन्न करते हैं। ये किसकी वजह से होता है? स्नायु तंत्र संबंधी विकृति की वजह से होती है, जिसमें असामान्य स्तर का ध्यान, आवेश तथा अतिक्रम क्रियाशीलता सम्मिलित है। यह बच्चे में संवेगात्मक रूप से अस्थिर होता है तथा प्राथमिक स्तर के बच्चों और लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक पाया जाता है। जैसे मैंने बोला कि छोटे बच्चों में ये ज़्यादा, आप छोटी कक्षाओं में ये ज़्यादा देखेंगे कि बच्चे थोड़े-से जो शरारती जिनके अंदर होता है, बहुत एग्रेसिव होते हैं, वो कक्षा में भी दूसरे बच्चों के साथ मिसबिहेव करते हैं। बहुत सारे धक्का दे देना, ढकेल देना या मारपीट करना, ये सब चीज़ें कॉमन थोड़ा-सा वो ज़्यादा करते हैं, तो ये भी एक हमारे स्नायु तंत्र की विकृति की वजह से होता है, जिसको एक शिक्षक या शिक्षिका अगर ध्यान दें तो इस चीज़ को थोड़ा-सा डिसिप्लिन में ला सकते हैं। ठीक है? और एक जो हमारा था अफ़ेज़िया जिसको बोलते हैं, जिसको क्या कहते हैं भाषा संप्रेषण यानी बोलने संबंधी विकार जो होता है, जिसको हम क्लियर किसी शब्द को बोल नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, जो हमारा संप्रेषण है वो अच्छा नहीं हो पाता है, उसको कहते हैं अफ़ेज़िया या डिस्फ़्रेगिया, डिस्फ़्रेसिया भी बोलते हैं। ठीक है? तो ये जो हमारे 5 थे आपकी डिसेबिलिटी लर्निंग से रिलेट, इसको मैंने आज आपको बताया कि किस-किस क्षेत्र में इस चीज़ से ग्रसित होने से बच्चे को इन क्षेत्रों में पढ़ने-लिखने में दिक्कत होती है। क्लियर है मेरी बात आप सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप एक बार बता देना, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँगी। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा और मेरा सेशन अगर अच्छा लगे तो मेरे क्लास को लाइक भी करते जाना सब, ठीक है? क्लियर है मेरी बात आप सबको? यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत? और जाते-जाते मैं आप सबको विश्वकर्मा पूजा की बहुत-बहुत बधाई देती हूँ और भगवान करे आप जिस क्षेत्र में जा रहे हों, आप टीचिंग से रिलेटेड हो या किसी भी क्षेत्र में आपको जिस क्षेत्र में प्रगति चाहिए, आपको प्रगति मिले और आप आगे बढ़ें। के बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। आपका पढ़ाई का क्षेत्र हो, आप उसमें बहुत अच्छा करें और बहुत आगे जाएँ। थैंक यू सोनाली जी लाइक करने के लिए और जो भी मेरे क्लास में आए वो क्लास के एंड तक बने रहें और मेरी कक्षा अगर आपको अच्छी लगे, मेरा क्लास अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और आज का सेशन आपको कैसे लगा ये भी आप कमेंट करके बताते जाना। और ये मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट जो बीमारियां हैं उससे संबंधित मैंने आपको एक लिस्ट बना के डाल दिया कि कभी-कभी इससे संबंधित एक क्वेश्चन बन जाता है कि इन रोगों से संबंधित कौन-कौन से जो होते हैं वो किस-किस क्षेत्र में आते हैं। जैसे पठन संबंधी समस्या को डिस्लेक्सिया, लेखन संबंधी समस्या को डिस्ग्राफिया और गणना संबंधी समस्या को डिस्कैकुलिया, गतिकीय संबंधित जिसके शारीरिक रूप से जो थोड़े से कम एक्टिव होते हैं उनके लिए डिस्प्रैक्सिया होता है और स्वयं से ज़्यादा सुंदर या लंबा ऐसे भी बहुत लोगों में होते हैं सोच, तो वो लोग भी आपको मोर्फिया होते हैं, डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था होती है जो हमेशा डिप्रेस होते हैं, अफेजिया जो मैंने बताया कि भाषा संप्रेषण संबंधी जो समस्या होती है, जो कम्युनिकेट सही से नहीं कर पाते हैं, वो अफेजिया होते हैं। तो इस तरह से मैंने डिफरेंट आपके 11 जो बताए हैं, जो लर्निंग से संबंधित आपकी डिसेबिलिटी है। ठीक है? अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए अगर मेरा सेशन अच्छा लगे तो अच्छा करिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी और किसी तरह की भी कोई समस्या हो तो आप एक बार फीडबैक ज़रूर देना। नोट्स से आपकी जो भी क्वेरी है आप यहाँ से फिल द फॉर्म की ऐप पे जा सकते हैं और वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।
हमारी पीजीटी और टीजीटी की बैचेस भी हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और ये 15 अगस्त से स्टार्ट है। यहाँ पे आपको फुल कोर्स जो है दिया जा रहा है। और हमारी सीटेट की बैच है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, तो जो भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएँ, क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक बार आप टाइम टेबल देख लीजिए अपना कि पीजीटी, टीजीटी की जो भी बच्चे क्लासेस ले रहे हैं वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ले लें। ठीक है, और अपना फीडबैक भी देना बिल्कुल ना भूलें। आपका फीडबैक ही